हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जनरल मेडिकल नॉलेज। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वाल्व रिप्लेसमेंट सर्जरी के बाद पेशेंट को मरीज़ को किस तरह का खाना लेना चाहिए, क्या डाइट प्लान होना चाहिए, क्या डाइट होना चाहिए सर्जरी के बाद पेशेंट का। मैकेनिकल वाल्व रिप्लेसमेंट के बाद पेशेंट की किस तरह की डाइट होनी चाहिए, क्या परहेज़ करना चाहिए, इस वीडियो में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था मैकेनिकल वाल्व क्या होता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है प्लीज़ देखिएगा, आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी मैकेनिकल वाल्व क्या होता है और उसके साथ किस तरह की परहेज़ करनी होती है। जिन पेशेंट को खून पतला करने की दवा चलती है, ऐसे पेशेंट को रेगुलर बेसिस पे PTINR नाम की एक जांच कराने की आवश्यकता होती है, जांच करानी पड़ती है। PTINR के बारे में हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ देखिएगा, आपको PTINR के बारे में फुल इंफॉर्मेशन मिलेगा। बेसिकली खून पतला करने की दवा विटामिन के की मात्रा को हमारे शरीर में कम करता है। विटामिन के की मात्रा को हमारे शरीर में कम करने का काम करता है। विटामिन के जो कि एक तरह का फैट सॉल्युबल विटामिन है, वसा में घुलनशील विटामिन होता है, जो कि हमारे शरीर में खून के थक्का भरने के प्रोसेस को में हेल्प करता है। विटामिन के, अगर हम विटामिन के की मात्रा अपने खाने के द्वारा ज़्यादा लेंगे, ज़्यादा खाएंगे, खून के पतला होने की जो दवा है उसका असर कम हो जाएगा और हमारे शरीर में खून का थक्का बनने की संभावना बढ़ सकती है। इसलिए ऐसे खाद्य पदार्थ जिसमें विटामिन के की मात्रा कम है वो खाद्य पदार्थ हमारे लिए सही है। ऐसे खाद्य पदार्थ जिसमें विटामिन के की मात्रा ज़्यादा होती है, ऐसे खाने की वस्तुएं हमें नहीं लेना होता है, अवॉइड करनी होती है। ऐसे खाद्य पदार्थों में कुछ ऐसे वस्तुएं हैं जो हम बिल्कुल नहीं लेना होता है, इसको अवॉइड करना चाहिए। कुछ विशेष खाद्य पदार्थ हैं: हरी पत्तेदार सब्जियां, पालक, चौराई, मेथी, बथुआ, धनिया, ब्रोकली, गोभी, टमाटर, ब्रोकली, ये कुछ सब्जियां हैं। फलों में कीवी फल, आम, इसमें भी विटामिन के की मात्रा अधिक होती है। साथ में चीज़, जो हम चीज़ यूज़ करते हैं, खाने की वस्तुओं में हम जो चीज़ यूज़ करते हैं उसमें भी विटामिन के की मात्रा अधिक होती है। अगर हम ग्रीन टी ज़्यादा लेते हैं, ग्रीन टी में भी विटामिन के की मात्रा अधिक होती है। अगर हम बार बार उसको लेते हैं तो हमारे INR इफेक्ट हो सकता है। साथ में दालें, दालों में चना, मटर, अरहर, ये दालें हमें नहीं लेना होता है, इसमें भी विटामिन के की मात्रा थोड़ी अधिक होती है। सोयाबीन, सोयाबीन का तेल, जैतून का तेल, इसमें भी विटामिन के की मात्रा अधिक होती है, इसे भी हमें अवॉइड करना चाहिए। ऐसे पर्सन जो कि नॉन वेजिटेरियन हैं, जो कि मांसाहारी हैं, अगर वो लीवर अगर लेते हैं अपने खाने में, लीवर भी आपका विटामिन के का अच्छा सोर्स होता है। ऐसे में आपका INR इफेक्ट हो सकता है, इसलिए जो मांसाहारी हैं वो लीवर को अवॉइड करें, लीवर नहीं ले सकते। लीवर लेने से क्या है कि आपका INR इफेक्ट होगा और आपका बॉडी में विटामिन के की मात्रा अधिक होगी और खून गाढ़ा होने की संभावना हो सकती है। विटामिन के जो कि फैट सॉल्युबल विटामिन है, इसलिए पेशेंट को कहते हैं कि आप ज़्यादा ऑयल, घी, बटर इसका यूज अपने खाने में नहीं करिए, क्योंकि विटामिन के एक तरह का फैट सॉल्युबल विटामिन है। अगर आप गुड फैट्स, अपने जो गुड फैट्स होते हैं जो कि हमारे खाद्य पदार्थों से मिलते हैं, जैसे दूध की क्रीम से, ड्राई फ्रूट से, इस सब से गुड फैट्स हमें मिलते हैं। अगर हम गुड फैट्स का कंजम्पशन ज़्यादा करेंगे तो विटामिन के जो हम थोड़े बहुत खाने से ले रहे हैं उसका एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होने लगता है। इसलिए पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि आप खाने में ऑयल, घी का कम से कम उपयोग करें। साथ में अगर आप एग लेते हैं, एग का वाइट पार्ट लें, येलो पार्ट में कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा होता है। दूध, दही, छाछ, मट्ठा ये सब ले रहे हैं, इसके क्रीम को हटा के लीजिए, क्रीम को हटा के आप ले सकते हैं। साथ में ड्राई फ्रूट्स, अगर ड्राई फ्रूट्स में भी गुड फैट्स होते हैं, इसलिए ड्राई फ्रूट्स को भी अवॉइड करने के लिए कहा जाता है। ये ऐसे कुछ खाद्य पदार्थ हैं जो कि वाल्व के मरीज को खून पतला करने की दवाओं के साथ नहीं लेना होता है, उनको अवॉइड करना चाहिए। खान पान में कमी के कारण भी INR प्रभावित होता है, INR बढ़ सकता है। जो पेशेंट खून पतला करने की दवा रेगुलर बेसिस पे ले रहे हैं,
ऐसे पेशेंट को अगर किसी वजह से उनको लीवर की प्रॉब्लम है या फिर फीवर है, बुखार हो रहा है, या फिर हार्ट में कोई बीमारी की वजह से उन्हें भूख नहीं लग रही, जिसकी वजह से उनका खान पान कम हो गया है, खाना पीना बंद हो गया है, या फिर उनका खाना पीना कम हो गया है या फिर बंद हो गया है, ऐसे में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उनका INR बढ़ सकता है। INR बढ़ सकता है, ऐसा कुछ है तो आप फ्रिक्वेंटली बेसिस पे बार बार जल्दी INR का टेस्ट कराइए और अपनी दवा के संशोधन कराइए, और जैसे ही ये कंडीशन ठीक हो जाए, ट्रीट हो जाए, आप नॉर्मल टाइम पे जैसा आपके डॉक्टर आपको एडवाइस करते हैं उस टाइम पे INR का टेस्ट करा सकते हैं। ऐसे पेशेंट जो कि खून पतला करने की दवा ले रहे हैं, अगर वो किसी तरह का हर्बल ड्रिंक, हर्बल मेडिसिन, टॉनिक ये लेते हैं तो उसमें एक बार लेवल को भी ज़रूर चेक कर लीजिए, उसमें विटामिन के की मात्रा तो नहीं है। अगर है तो वो भी आपके INR को अफेक्ट कर सकता है। जब भी ऐसे पेशेंट को किसी तरह की दवा स्टार्ट होती है, जैसे एंटी प्लेटलेट मेडिसिन जिसमें एस्पिरिन, क्लोपिडोग्रेल है, या फिर कोई पेन किलर, दर्द निवारक दवाइयाँ हैं, एंटी कैंसर मेडिसिन है जो कि कैंसर में दी जाती है, ट्यूबरक्लोसिस की मेडिसिन है जो कि TB में दी जाती है, और कुछ एंटी फंगल मेडिसिन हैं जो फंगल इन्फेक्शन में दी जाती है। ऐसे मेडिसिन अगर शुरू होते हैं, ऐसे ट्रीटमेंट अगर दिए जाते हैं पेशेंट को किसी बीमारी की वजह से, तो डॉक्टर को ज़रूर बताइए कि आपको ये दवाइयाँ चल रही हैं, आपको ये खून पतला करने की दवा चल रही है। ये भी ऐसे कुछ मेडिसिन की कैटेगरी है जो कि आपके खून पतला करने की दवा को अफेक्ट करती हैं, और अल्टीमेटली आपकी INR अफेक्ट होता है, INR प्रभावित हो सकता है, कम या ज़्यादा हो सकता है। ऐसे बहुत सारी दवाइयाँ हैं जिसकी वजह से INR बहुत बढ़ सकता है, जिससे आपका खून बहुत गाढ़ा हो जाएगा, और ऐसी बहुत सी दवाइयाँ हैं जिसके थ्रू आपका INR कम हो सकता है और खून गाढ़ा हो सकता है, और उसके बाद बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन आ सकती हैं। इन सब से बचने के लिए अपने डॉक्टर को ज़रूर बताइए कि आपको ये दवा चल रही है, जिसके थ्रू आपको ये दवाइयाँ अवॉइड की जाए। ओके। जो पेशेंट खून पतला करने की दवाइयाँ लेते हैं उनमें एक फ़िक्स डाइटरी पैटर्न होना चाहिए। जो भी वो खाना खा रहे हैं उनका एक फ़िक्स पैटर्न होना चाहिए। सुबह ये खा रहे हैं तो उनको सुबह में पूरे हफ्ते आपको एक डाइट पैटर्न बना होना चाहिए कि आपको यही खाना खाना है। ऐसे पेशेंट में बार बार डाइट में वेरिएशन नहीं करना चाहिए। अगर डाइट में बार बार आप वेरिएशन कर रहे हैं, कम ज़्यादा किसी अलग तरह का खाना खा रहे हैं, कभी कुछ और खा रहे हैं, तो ऐसे में क्या है, आपका INR प्रभावित हो सकता है। अल्टीमेटली कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं, खून पतला और गाढ़ा होने के कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं, जिसके बारे में हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि किस तरह के कॉम्प्लिकेशन आते हैं खून पतला और गाढ़ा होने में। ऐसे खाद्य पदार्थ जो आपको मना किया गया है, जो आपको वर्जित है खाने में, अगर आपको फिर बहुत मन है फिर भी आपको लेना है, तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए कि आपको ये चीज़ें खानी है, और एक डाइटरी पैटर्न फिक्स बनाइए, एक डे फिक्स बनाइए कि हफ्ते में हमको इस दिन ये खाना है, फिर पूरे हफ्ते नहीं, फिर अगले हफ्ते उसी दिन हमको खाना है। तो उस तरह से आपके डॉक्टर आपके खून पतला करने की दवाइयों का डोज देंगे, और आपको नियमित रूप से उसको भी खाना है, दवा को नियमित रूप से लेना है। साथ में आपको जो डाइट पैटर्न में आपको जो खाने की इच्छा है, जो आपको खाना है, उसको भी आप नियमित रूप से लीजिए। इसमें डाइटरी पैटर्न फिक्स करिए, फिक्स करके नियमित रूप से उसको लीजिए, जिससे आपका INR फिक्स रहेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप 2 हफ्ते आपने खाया, तीसरे हफ्ते आप नहीं खा रहे हो, तो आपका INR, आपका जो दवा का डोज है उस तरह से सेट है, तो आपका INR ऐसे बढ़ जाएगा और खून पतला होने की कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। ऐसे पेशेंट में डाइट का बहुत वेरिएशन नहीं कर सकते, डाइट को बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं चेंज कर सकते। ऐसे पेशेंट अगर बार बार बाहर का खाना खाते हैं, बाहर होटल्स वगैरह में खाते हैं, या फिर वो अपने खाने की क्वांटिटी चेंज करते हैं, कम ज़्यादा खाते हैं, फिर क्वालिटी चेंज करते हैं, तो ऐसे में उनका INR प्रभावित होता है, INR कम ज़्यादा हो सकता है। खून पतला करने की दवा का जो डोजेस है वो एक मरीज में कुछ और उसका पैटर्न है, उसके शरीर में कुछ और इफ़ेक्ट है, दूसरे पेशेंट में कुछ और इफ़ेक्ट होता है। तो ऐसा नहीं है कि जो दवाइयों का डोज दूसरे पर्सन में चल रहा है वही इनमें भी चलेगा, क्योंकि शरीर में काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है दोनों में। कोई ऐसा भी पेशेंट हो सकता है जिसमें मान लीजिए 2 mg की दवा चल रही है, उसका INR 3 रह रहा है, और ऐसे भी बहुत से पेशेंट हैं जिनमें एसिट्रोम और फिर वारफरिन की जो डोज है
वो 4 mg 5 mg चल रही है और उनका INR 1.5 या 2 रह रहा है। तो ऐसा आप नहीं कह सकते हैं कि INR का लेवल जो है पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं कर सकता। आप में जो इफ़ेक्ट कर रहा है वो किसी और में नहीं कर सकता, जो किसी और में कर रहा है वो आप में नहीं कर सकता। तो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। जो आपको दवा का डोज बताया गया, बस आपको वही दवा का डोज लेना है और टाइम टू टाइम उस दवा के डोज में वेरिएशन कराना है, चेंजेस कराने हैं, जैसा आपका INR की वैल्यू आती है। INR के लिए एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात जो आपको मेंटेन करनी चाहिए, एक वैल्यू, एक डायरी मेंटेन करके आप उसमें लिखना चाहिए कि किस डेट में आपने PT-INR की जांच कराई है और PT-INR की वैल्यू कितनी आई है और आपने उससे पहले, जांच से पहले कितना डोज खा रहे थे और जांच के बाद आपके डोज में क्या संशोधन किया गया। तो ऐसे क्या है, एक चार्ट प्रिपेयर हो जाता है, एक डायरी मेंटेन हो जाएगी शुरू से लेके लास्ट तक की। जब कभी भी आपको प्रॉब्लम होगी या फिर खुद से भी इवेल्युएट कर सकते हैं, देख सकते हैं कि आप कितने डोज पे ले रहे थे जिससे आपका INR एक रेंज में था, आपके मेन रेंज में था, और आपको किस तरह के डोजेस सूट कर रही हैं और सीज़न के हिसाब से या फिर मौसम चेंज हो रहे हैं या फिर आप कहीं जा रहे हो तो उस टाइम पे आपका INR किस तरह से फ्लक्चुएट कर रहा है, किस तरह से चेंज हो रहा है, उसके बारे में भी आपको जानकारी मिल सकती है इस चार्ट के थ्रू। तो ये चार्ट बनाना बहुत अच्छा है, बहुत ज़रूरी है। इसको आप मेंटेन करेंगे तो आपको ही इसमें हेल्प मिलेगी। आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और PT-INR के रिगार्डिंग डाइट के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी। ऐसी और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।